नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो अक्सर आज़ादी की लड़ाई की बड़ी बड़ी कहानियों में कहीं खो जाती है। ये कहानी एक कश्मकश की है। एक तरफ था देश का जुनून मतलब राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ थी एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा यानी साम्यवाद। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत की राजनीति इसी कश्मकश से जूझ रही थी और आज हम इसी लड़ाई की तह तक जाएंगे कि ये विचार भारत में कैसे आए, क्यों टकराए और उनका हश्र क्या हुआ। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पार्टियों या नेताओं की नहीं है। ये दो बहुत शक्तिशाली विचारों के टकराव की है। पहला विचार था कि भारत की आज़ादी वो भारत की अपनी लड़ाई है, और दूसरा कि भारत की लड़ाई दुनिया भर के मजदूरों और शोषितों की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। और ये दोनों विचार कह सकते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ सहज नहीं थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1919 में, जब क्रांतिकारियों का एक दल लेनिन से मिलता है। ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी ना। बिल्कुल नहीं। इस एक मुलाकात ने अ, सब कुछ बदल दिया। इसने भारतीय क्रांतिकारियों के एक हिस्से को एक नई दिशा दी। उन्हें लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए सोवियत संघ उनका एक स्वाभाविक सहयोगी हो सकता है। और यहीं से आप कह सकती हैं भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी की नींव पड़ी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी भारत में नहीं बनी। हाँ, भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर ताशकंद में बनी। 17 अक्टूबर 1920 को। ये अपने आप में इस आंदोलन के चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। सही पकड़ा। इसके संस्थापक थे एम.एन. राय, जो लेनिन के बुलावे पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। अच्छा, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कॉमिंटर्न, ये असल में था क्या? देखिए, इसे आप मॉस्को में बैठे एक ग्लोबल हेड ऑफिस की तरह समझ सकते हैं, जो दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों को निर्देश देता था, उनकी नीतियां तय करता था। तो एम.एन. रॉय की पार्टी, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो सीधे तौर पर इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा थी। मतलब इसकी कमान भारत के बाहर थी। एम.एन. रॉय ने बर्लिन से वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जैसा एक जर्नल भी निकाला। तो क्या ये माना जाए कि वो भारत से दूर बैठकर ही भारत के लिए रणनीति बना रहे थे? हाँ, शुरुआत में तो ऐसा ही था। उन्होंने पहली बार भारतीय समाज का एक मार्क्सवादी विश्लेषण करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि यहाँ वर्ग संघर्ष कैसे काम करेगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक और एंगल है जो इसे और भी मजेदार बना देता है। जब ये सब ताशकंद और बर्लिन में हो रहा था, उसी दौरान भारत के अंदर कानपुर में एक और कम्युनिस्ट पार्टी बन रही थी। अच्छा, एक ही समय में दो कम्युनिस्ट पार्टियां? हाँ, और दोनों की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था। 1 सितंबर 1924 को सत्यभक्त नाम के एक व्यक्ति ने कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। अब नाम पर ध्यान दीजिए, भारतीय साम्यवादी दल, न कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो बहुत छोटा सा फर्क लगता है। भारतीय और भारत की में क्या अंतर है? ये छोटा सा फर्क ही मतलब सब कुछ है। सत्यभक्त का कहना था कि हमारी प्रेरणा राष्ट्रवाद है। हम साम्यवाद के सिद्धांतों को भारत की परिस्थितियों के हिसाब से अपनाएंगे और हमारा मॉस्को या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई लेना देना नहीं होगा। हम पूरी तरह से एक राष्ट्रीय आंदोलन है। तो एक तरफ एम.एन. राय की अंतर्राष्ट्रीयतावादी पार्टी थी और दूसरी तरफ सत्यभक्त की राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये तो शुरुआत से ही एक वैचारिक टकराव था। इसका नतीजा क्या निकला? कौन जीता इस लड़ाई में? इसका फैसला हुआ दिसंबर 1925 में कानपुर में हुए पहले साम्यवादी कॉन्फ्रेंस में। दोनों गुट आमने सामने थे। जोरदार बहस हुई और अंत में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े गुट की जीत हुई। सत्यभक्त और उनके राष्ट्रवादी समर्थक अल्पमत में आ गए और हार गए। पार्टी को फिर से संगठित किया गया, मुख्यालय बॉम्बे ले जाया गया और लक्ष्य साफ कर दिए गए, ब्रिटिश सत्ता को खत्म करना और भारत में सोवियत संघ जैसी सरकार बनाना। अंतर्राष्ट्रीय गुट ने राष्ट्रीय गुट को पूरी तरह से किनारे कर दिया। तो एक तरफ ये पार्टियां बन रही थीं, आपस में वैचारिक लड़ाई चल रही थी, लेकिन वे एक बहुत बड़े खिलाड़ी को नजरअंदाज कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार? हाँ, ब्रिटिश सरकार। जाहिर है वो ये सब चुपचाप तो नहीं देखने वाली थी। बिल्कुल। जैसे ही कम्युनिस्टों ने मजदूरों और किसानों के बीच काम करना शुरू किया, हड़तालें आयोजित की, ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि एक नया और खतरनाक खतरा है और इसे कुचलने के लिए उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़े षड्यंत्र केस चलाए।
पहला था पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 का। हाँ, इसमें मॉस्को की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द टॉयलर्स ऑफ द ईस्ट से ट्रेनिंग लेकर लौटे कुछ क्रांतिकारियों को भारत में घुसते ही पकड़ लिया गया। लेकिन ये केस ज्यादा चला नहीं और जल्दी खत्म हो गया। असली बड़ी कार्रवाई इसके बाद हुई, यानी 1924 का कानपुर षड्यंत्र केस। सही। इस बार सरकार ने M.N. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद जैसे बड़े नेताओं को निशाना बनाया। आरोप था कि ये लोग हिंसा के जरिए सम्राट की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। 4 लोगों को 4-4 साल की सजा हुई। इस केस ने पहली बार कम्युनिस्टों को पूरे भारत के ध्यान में ला दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय केस था वो था मेरठ षड्यंत्र केस। 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस। मुझे बात हैरान करती है। ब्रिटिश सरकार तो राष्ट्रवादियों पर भी केस चला रही थी, फिर कम्युनिस्टों पर इतना बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केस चलाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो राष्ट्रवादियों से ज्यादा इनसे डरते थे? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद डर इस बात का था कि राष्ट्रवादी सिर्फ राजनीतिक आजादी चाहते थे, जबकि कम्युनिस्ट पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को ही बदलना चाहते थे। वो संपत्ति, उद्योग, जमींदारी सब कुछ खत्म करना चाहते थे। ये ब्रिटिश पूंजीवादी व्यवस्था के लिए एक कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया। 20 मार्च 1929 को देश भर से 33 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। सोचिए, ब्रिटिश राज में 3 अंग्रेजों पर ही सम्राट के खिलाफ साजिश का आरोप लगा था। इसने तो केस को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां दे दी होंगी। बिल्कुल। फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडले और लेस्टर हचिंसन की गिरफ्तारी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। और विडंबना देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जिस केस को कम्युनिज्म को कुचलने के लिए बनाया था, उसी केस ने उसे एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। अभियुक्तों के बचाव में देश के सबसे बड़े वकील खड़े हो गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी। हाँ, कैलाशनाथ काटजू। मोतीलाल नेहरू ने तो सेंट्रल असेंबली में काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। और जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, समर्थन सिर्फ भारत से नहीं आया। वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और खुद गांधी जी, जो कम्युनिस्टों की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं थे, उनसे मिलने जेल गए और उनके प्रति सहानुभूति जताई। ये दिखाता है कि मामला अब सिर्फ कम्युनिज्म का नहीं रहा। ये अभिव्यक्ति की आजादी और ब्रिटिश दमन के खिलाफ एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। सरकार ने एक छोटा सा आंदोलन दबाने की कोशिश में उसे राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दे दिया। हालांकि 3.5 साल बाद जब फैसला आया तो सजाएं बहुत कठोर थी। मुजफ्फर अहमद को आजीवन काले पानी की सजा हुई और अंत में जुलाई 1934 में सरकार ने भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध ही लगा दिया। तो 1934 तक पार्टी बैन हो चुकी थी, ज्यादातर नेता जेल में थे। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सरकारी दमन की वजह से नहीं था, उनकी अपनी रणनीतिक गलतियों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। और इसकी जड़ फिर वहीं जाती है मॉस्को के निर्देश। कॉमिंटर्न के निर्देशों के तहत उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर ही हमला करना शुरू कर दिया। सिर्फ कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं पर ही नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे वामपंथियों पर भी। लेकिन क्यों? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उस वक्त तो दुश्मन एक ही था, ब्रिटिश सरकार। फिर आपस में क्यों लड़ रहे थे? उनका तर्क जो मॉस्को से आया था, ये था कि कांग्रेस एक बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग की पार्टी है। उसकी लड़ाई भारत को आजाद कराने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की जगह भारतीय पूंजीपतियों को सत्ता में लाने के लिए है। उन्होंने गांधी और नेहरू को साम्राज्यवाद का समर्थक तक कह डाला। ये एक ऐसी रणनीतिक भूल थी जिसने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से पूरी तरह काट कर रख दिया। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो उनकी पॉलिटिक्स में जबरदस्त यू-टर्न्स आए, जिसे हमारे स्रोत में साम्यवादियों की उलटबाजी कहा गया है। ये तो और भी अजीब है। ये भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन का सबसे विवादास्पद अध्याय है। देखिए, जब तक रूस और जर्मनी के बीच युद्ध न करने की संधि थी, तब तक भारतीय कम्युनिस्टों के लिए हिटलर शांति का दूत था और असली विलन थे ब्रिटेन और फ्रांस। वे इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध कहते थे। लेकिन फिर 22 जून 1941 को हिटलर ने रूस पर ही हमला कर दिया और रातों रात सब कुछ बदल गया। जैसे ही रूस युद्ध में शामिल हुआ, वही साम्राज्यवादी युद्ध भारतीय कम्युनिस्टों के लिए जनता का युद्ध या पीपल्स वॉर बन गया। अच्छा। अब ब्रिटेन और रूस सहयोगी बन गए थे, तो भारतीय कम्युनिस्टों ने भी पाला बदल लिया और ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर दिया।
रुकिए, मतलब जिस ब्रिटिश सरकार ने उन पर मेरठ केस चलाया, उन्हें जेलों में डाला, उसी की मदद करने लगे। ये तो राजनीतिक आत्महत्या जैसा लगता है। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी कीमत उन्होंने तब चुकाई जब 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। जी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा जन आंदोलन था और भारतीय कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की और आंदोलनकारियों को पकड़ने में सहायता की। सरकार भी खुश हुई और जुलाई 1942 में उन पर से प्रतिबंध हटा लिया। लेकिन जनता की नज़रों में उनकी विश्वसनीयता वो खत्म हो गई। ये साफ हो गया कि उनकी नीतियां भारत के हितों से नहीं बल्कि रूस के हितों से तय हो रही थीं। तो एक तरफ कम्युनिस्ट थे जो अंतर्राष्ट्रीय निर्देशों पर चलकर खुद को अलग थलग कर रहे थे, लेकिन वामपंथी राजनीति में सिर्फ वही तो नहीं थे। एक और समूह भर रहा था जो एक अलग रास्ता बनाना चाहता था। हाँ, और ये समूह था कांग्रेस समाजवादी दल, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये वो लोग थे जिन्हें गांधी जी का रहस्यवाद और उनकी अहिंसा की नीति बहुत आदर्शवादी लगती थी, लेकिन साथ ही वे कम्युनिस्टों की कट्टरता और मॉस्को पर उनकी निर्भरता को भी खारिज करते थे। ये एक तरह का क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल रिबेलियन था। तो ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था? इसकी स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने की। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके बड़े समर्थक थे। उनका उद्देश्य बहुत साफ था, हम कांग्रेस के भीतर रहेंगे, उसे तोड़ेंगे नहीं, बल्कि अंदर से उसे समाजवादी मूल्यों की ओर धकेलेंगे। वे साम्राज्य विरोधी, राष्ट्रवादी और समाजवादी तीनों एक साथ थे। तो क्या वे कम्युनिस्टों की तरह कांग्रेस को पूंजीपतियों की पार्टी कहकर खारिज नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य मंच मानते थे और उसे और ज्यादा रैडिकल बनाना चाहते थे, और वे काफी हद तक सफल भी हुए। उन्होंने किसानों और मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ा। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष के तौर पर नेहरू ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत थी। लेकिन इनके रिश्ते बाकी समूहों से कैसे थे? जाहिर है कांग्रेस के अंदर जो दक्षिणपंथी या रूढ़िवादी नेता थे, उन्हें ये पसंद नहीं आए होंगे। बिल्कुल पसंद नहीं आए। सरदार पटेल जैसे नेता उन्हें अंतर्राष्ट्रवादी और अविश्वसनीय मानते थे। गांधी जी से भी उनके मतभेद थे, खासकर गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लेकर। मतलब गांधी जी का वो विचार कि अमीर लोग अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि समाज के लिए उसके ट्रस्टी या केयर टेकर हैं। हाँ, समाजवादियों को ये विचार अव्यावहारिक लगता था। उनका मानना था कि अमीरों के हृदय परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्था को ही बदलना होगा। तो गांधी जी और कांग्रेस के राइट विंग से उनके मतभेद थे, लेकिन सबसे खराब रिश्ते तो उनके कम्युनिस्टों के साथ थे। वो क्यों? दोनों ही तो खुद को अवामपंथी और समाजवादी कह रहे थे। यही तो विडंबना है। कम्युनिस्ट इन्हें झूठे समाजवादी और समाजवादी फाशिस्ट कहते थे क्योंकि ये कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, और जवाब में कांग्रेसी समाजवादी कम्युनिस्टों को रूस के उपग्रह यानी सैटेलाइट्स ऑफ रशिया कहकर बुलाते थे। ये दिखाता है कि उस दौर का वामपंथी आंदोलन कितना बटा हुआ था और आपसी लड़ाई में उलझा हुआ था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। भारत में साम्यवाद की शुरुआत के दो रास्ते थे, एक अंतर्राष्ट्रीय जो मॉस्को से जुड़ा था और दूसरा पूरी तरह से राष्ट्रीय जो शुरू में ही हार गया। ब्रिटिश सरकार के दमन, खासकर मेरठ केस ने अनजाने में इस आंदोलन को जितना प्रचार दिया उतना शायद वे खुद कभी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉस्को से निर्देशित होने की उनकी नीति ने उन्हें बार बार भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से दूर कर दिया, चाहे वो कांग्रेस पर हमला करना हो या भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना। सही। जबकि उन्हीं के समानांतर कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी विकल्प तैयार हो रहा था। वो राष्ट्रवाद और समाजवाद को एक साथ लेकर चलना चाहता था, भले ही उसे भी कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा। अंत में ये पूरा संघर्ष इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद यानी प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म की विचारधारा का भारतीय राष्ट्रवाद की शक्तिशाली भावना के साथ तालमेल कैसे बैठे। जैसा कि हमारे स्रोत में कहा गया है, वर्ग संघर्ष और हिंसा पर आधारित मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत भारतीय परंपरा के लिए एक बाहरी विचार था, जिसे यहाँ की जमीन पर जड़ें जमाने में भारी संघर्ष करना पड़ा। और अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार,
स्रोत कहता है कि साम्यवाद के वर्ग संघर्ष और हिंसा के सिद्धांत भारतीय परंपरा के विरुद्ध थे। उस स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हो सकता है, जिसका नेतृत्व कम से कम आधिकारिक तौर पर अहिंसा के सिद्धांत पर किया जा रहा था? क्रांति की ये दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल, एक जो हृदय परिवर्तन की बात करता था और दूसरा जो व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की, ये दोनों आज़ादी की लड़ाई में एक दूसरे के साथ कैसे मौजूद रहे और भारत के भविष्य के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करते रहे?